एवरीवन, सो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमआईएस के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के। स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको 3 to 4 स्लाइड्स में। इसमें क्या है, ये आपकी यूनिट 5 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह सकते हो आप इनको। स्टार्ट करते हैं। पहला है ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये देखो, ये सारे ना क्या है, एक सिस्टम टाइप के हैं। एक डीएसएस है, एक टीआर, एक टीपीएस है, एक ईएमएस है। ठीक है, सो मैं बताता हूँ इनको अच्छे से। सो ईआरपी क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक मतलब एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जो कि सारे डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करता है। मतलब कि एचआर, फाइनेंस, ठीक है, आपका प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन सब के कंप्यूटर पे ना ये सिस्टम इंस्टॉल होता है। तो सबको इन्फॉर्मेशन रहती है कि भाई एचआर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन वाले कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उस हिसाब से इन्वेंट्री मैनेज करी जाती है। ठीक है, फाइनेंस वालों को पता होता है कि भाई कितना खर्चा आ रहा है, ये सब आ रहा है। तो उससे क्या होता है, सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक ही सिस्टम पे। ठीक है, उससे इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती रहती है और जो काम होता है वो आसान हो जाता है। एआरपी का रोल क्या है इन एमआईएस? प्रोवाइड एक्यूरेट। एमआईएस क्या होता है वो मैं आगे आपको अच्छे से बता दूंगा। प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इंटीग्रेटेड ऑल डिपार्टमेंट हेल्प एमआईएस प्रोड्यूस रिलायबल रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, सारे के सारे डिपार्टमेंट को जब एक साथ मिला देता है ना, तो एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको पास ऑन करते हैं, ये सब करते हैं जनरली एमआईएस के अंदर। ठीक है, सो सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है ताकि रिपोर्ट्स बन पाएँ, सबको पता चल पाए कि एचआर क्या कर रहे हैं, कितना खर्चा आ रहा है। तो उससे क्या होता है, डेटा को मैनेज करना आसान होता है और डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। स्पीड अप इंफॉर्मेशन फ्लो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्पीड मिलती है। ठीक है, डुप्लीकेशन का काम खत्म हो जाता है। भाई एक काम को बार बार करने से बच जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबको पता होता है, किसके सबको सबके पास डेटा होता है, तो दोबारा दोबारा उस चीज़ को पास ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एडवांटेज क्या होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, इंफॉर्मेशन का फ्लो हो पाता है जल्दी, रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट, इन्हेंस कस्टमर सर्विस, ये सब। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके? देखो, जो ये हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होते हैं ना कंपनी के, ये बहुत महंगे होते हैं क्योंकि ये कंपनी के हिसाब से बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो इन सबको बनाना बहुत खर्चीला मामला होता है। तो वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल करना इनको बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बनाना भी महंगा होता है। रिक्वायर ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज़। भाई आप सिस्टम को, जैसे एक्सेल है, एक्सेल को यूज़ करने के लिए भी आपको एक्सेल की पता होना चाहिए, एक्सेल यूज़ करना आना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी होती है उसके लिए भी। ठीक है, आप खुद सीखते हो घर पे भी। सो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं चलाने, तो इनके लिए ट्रेनिंग देने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, भाई उसमें भी टाइम जाएगा, उसमें भी खर्चा होगा। इम्प्लीमेंटेशन टेक लॉन्ग टाइम, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना, यूज़ में लाना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है एक। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज ही कंप्यूटर में इंस्टॉलर करा और कल से काम शुरू हो गया। ठीक है, ये होता है डिसएडवांटेज इसका। नेक्स्ट है डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सो ये भी एक सिस्टम है आपका। ठीक है, एमआईएस के अंदर। मीनिंग, डीएसएस इज कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ये सारे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होते हैं। हेल्प मैनेजर मेक नॉन रूटीन अनस्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन। आप नाम से ही पता चल जाएगा, ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है, टूल्स प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, उससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प आसानी हो जाती है। हेल्प मैनेजर्स टू एनालाइज डेटा एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजन। देखो, मैनेजर क्या करेगा, डेटा डाल देगा सारा, ये उसको एनालाइज करके एक इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा। तो इससे क्या होगा, मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी। प्रोवाइड व्हाट इफ एनालिसिस फॉर डिफरेंट सिनेरियो। मतलब कि ये इफ एनालिसिस क्या होता है, जैसे कि मान लो कंपनी है, कंपनी ने 10,000 करोड़ की सेल्स करी 2024 में। अब 2025 के लिए उन्होंने ये लगाया कि भाई अगर मान लो हमारी 10% कम सेल्स हुई तो क्या होगा। तो वो क्या करेंगे, कंप्यूटर के अंदर डालेंगे कि भाई अगले साल अगर हमारी 10% सेल्स कम हुई तो क्या क्या कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आ सकता है, क्या प्रॉफिट पे आएगा, क्या हमारे मार्जिन्स पे आएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ कितना इम्पैक्ट आएगा। तो उससे क्या होता है, इनको आसानी होती है पता लगाने में कि भाई सेल्स इतनी टूटेगी ना, तो यहाँ यहाँ इम्पैक्ट आएगा, ये सब देखना पड़ेगा। सपोर्ट स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल प्लानिंग, कन्वर्ट्स रॉ एमआईएस डेटा। मतलब कि ये एमआईएस का जो रॉ डेटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है,
ये होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इनकी बेसिकली आप ना पेपर में हो सकता है लिखा ना आए, DSS लिखा आ जाएगा बस, तो पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है, उससे आप बना के भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। TPS क्या होता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सो ये एक ऐसा नाम से ही पता चल रहा है, डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होती है, बिलिंग होती है, पेरोल होती है, अटेंडेंस होती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, कैश रिसिप्ट होती है, इन सब को हैंडल करता है। ठीक है, इन सब का रिकॉर्ड रखता है, इन सब को ऑर्गेनाइज करता है अच्छे से। रोल क्या होता है इसका? प्रोवाइड बेसिक डेटा इनपुट फॉर MIS। मतलब कि MIS के अंदर जैसे कि मान लो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम लगा रखा है आपने, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, सारी ट्रांजैक्शन पता चल जाएगी कस्टमर के साथ कि भाई इस कस्टमर ने ये खरीदा था। तो ये क्या करेगा, सारा डेटा कलेक्ट करके MIS को, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में पास ऑन कर देगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सारा डेटा रिकॉर्ड होता रहेगा, भाई इस कस्टमर ने ये खरीदा, इतनी क्वांटिटी खरीदी, इतना इतना सामान खरीदा, ये इतना स्पेंड करता है ये हर बार आके। ठीक है, तो उससे मैनेजमेंट को क्या होता है, आसानी होती है इंफॉर्मेशन को चेक करने में, इंफॉर्मेशन पता लगाने में, इंफॉर्मेशन मिल जाती है जनरली, जिससे कि हेल्प मिलती है। हेल्प MIS क्रिएट रिपोर्ट लाइक सेल्स रिपोर्ट्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ये सब क्या करता है, रिपोर्ट्स बनाने में। सेल्स रिपोर्ट बने, कितनी सेल्स हुई, भाई ट्रांजैक्शन से आपको पता लग जाएगा कि सेल्स कितनी हुई है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। भाई एक बार में जो बड़े बड़े ये स्टोर्स होते हैं, बिग बाजार टाइप, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई कितना इन्वेंट्री गई, इतना सारा ट्रांजैक्शन होता है डे टू डे में, तो ये सारा रिकॉर्ड रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है EMS, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली इनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधा तो आप आंसर फुल फॉर्म से ही लिख दोगे, ठीक है, पढ़ के ही। EMS, ठीक है, EMS, और इसको हम बोल सकते हैं ESS भी बोलते हैं। ठीक है, सो इज अ सिस्टम डिजाइन फॉर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव टू मेक स्ट्रेटेजी डिसीजन। ये जनरली बड़ी लेवल में जो ऊपर बैठे लोग होते हैं ना, मैनेजर्स हो गए आपके, बड़े बड़े जो टॉप लेवल पे होते हैं, और CEO CFO, इन सब के लिए बनाया गया होता है। ठीक है, ताकि इन सबको क्या हो, डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। जैसे कि सारा नीचे जितना भी काम हुआ है, जितनी भी सेल्स आई है, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हुई है, जितना भी आपका खर्चा हुआ है, सारा का सारा इनके सिस्टम पे चला जाता है, और वो जाके वहाँ पर चार्ट्स बन जाते हैं, ट्रेंड्स बन जाते हैं, फोरकास्टिंग बन जाती है, समरीज बन जाती है। उससे क्या होता है, तो आपका टॉप लेवल है वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाता है। क्यों? क्योंकि सारा डिसीजन तो भाई उन्हें लेना है, वो ये कंपनी के करता धरता, नीचे वाले लोग तो बस काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंडर में। सो ये जो सारा डेटा है सेल्स का, इन सब का, ये उनके पास चला जाता है, चार्ट्स बन जाते हैं, ट्रेंड्स बन जाते हैं, वो अपने इस डेटा में डालते हैं, सब कुछ बन के तैयार मिल जाता है, बस वो एनालाइज करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज लाना है। रोल्स पढ़ लेना आप इसके। KBS क्या होता है, नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। KBES is a system that uses expert knowledge to solve problem like a human expert. Example, medical diagnosis system, tax filing advisor, ट्रबल शूटिंग सिस्टम। सो देखो, जो ये नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम है ना, ये ऐसी जगह यूज़ होता है जहाँ पर एक्सपर्टीज चाहिए होती है। जैसे कि टैक्स फाइलिंग एडवाइज़र, तो किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो टैक्स फाइलिंग करता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी फील्ड में किसी बंदे की एक्सपर्टीज चाहिए होती है। जैसे कि कोई कंपनी है वो केमिकल बना रही है, तो वहाँ यूज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई हर किसी के पास केमिकल की नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, किसी एक्सपर्ट के पास जो केमिकल पे काम करता है, केमिकल्स बनाता है, उसके पास ही ये नॉलेज हो सकती है। सो ये जो सिस्टम है ना, ये ऐसी जगह यूज़ करे जाते हैं जहाँ पर एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग है, कोई लीडरशिप का काम है, मैनेजमेंट में कोई यहाँ यहाँ से इस डिपार्टमेंट को उसमें शिफ्ट करना है, इस सब के लिए नहीं चाहिए। लेकिन किसी पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पर एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, उसके लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, रोल क्या होता है इसका, प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस एंड रिकमेंडेशन, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टोर कर लेता है ताकि फ्यूचर में वो दोबारा से यूज़ हो सके। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखो, हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, कैसे वो बनाई जाएगी, क्या क्या उसका प्रोसेस होगा, कैसे कैसे फेज से वो गुजरेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आप है, आपकी कंपनी है, ठीक है, आप मान लो आपकी कंपनी है एक, और उसके अंदर आप सामान मंगा रहे हो, बहुत सारा रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, तो आपको उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है कंपनी से कि भाई हमें ना ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो कि हम सारा डेटा डालते रहें कि हमारा इतना किलो सामान आ गया,
और जैसे ही वो सामान ख़त्म होने वाला हो वो अपने आप बता दे कि भाई तुम्हारा सामान ख़त्म होने वाला है, तुम ऑर्डर कर दो दोबारा से इतनी क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना है। अब उसको बनवाने के लिए क्या क्या फेज से वो गुजरेगा तब जाके बनेगा। पहला आ गया प्लानिंग। भाई पहले तो आप प्लान करोगे ना कि मतलब क्यों बनवाना है आपको, क्या ज़रूरत है उसकी। ठीक है, तो आपकी क्या ज़रूरत है भाई, हमें ये पता लगाना है कि हमारा रॉ मटेरियल ख़त्म तो नहीं हो जाएगा टाइम से पहले ही, या जब ख़त्म हो जाए तो वो अपने आप हमें अलर्ट कर दे। प्लान हो गया आपका। एनालिसिस मतलब कि अगर आप कोई करंटली कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हो, कोई पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें एनालिसिस करोगे कि भाई और क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, कि भाई जो यूज़र है वो क्या क्या चाह रहा है। ठीक है, मान लो आप पुराने वाला सिस्टम यूज़ कर रहे थे, उसमें क्या था, वो इन्वेंट्री का बस रिकॉर्ड रख रहा था, आपको बता नहीं रहा था कि आपकी इन्वेंट्री ख़त्म होने वाली है, और चलो बता भी रहा था पर ये नहीं बता रहा था कि इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है आपको दोबारा। लेकिन अब आपको एक नया सिस्टम बनवाना है जिसके अंदर वो ये भी बताए कि इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, ये भी बताए वो हमें बाद में। सो प्लानिंग होगी। ठीक है, कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। एनालिसिस भी हो गया। डिज़ाइन, अब आप क्या करोगे, उसका एक अच्छे से डिज़ाइन बनाओ कि भाई दिखने में कैसा होगा, कैसे कैसे काम करेगा, ये सब। डेवलपमेंट, फिर क्या होगा, जो प्रोग्रामर्स होंगे वो क्या करेंगे, कोडिंग स्टार्ट करेंगे और उस सिस्टम को बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद फिफ्थ में क्या होगा, टेस्टिंग होगी। भाई उसको टेस्ट करा जाएगा कि भाई कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कहीं कुछ बाद में कुछ एकदम से दिक्कत कर दे तो पूरा बिजनेस के प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, फिर आपके जो सिस्टम है आपके कंप्यूटर से उन पे क्या कर दिया जाएगा, वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो यूज़र जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन में यूज सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और यूज़र को ट्रेन करेंगे। भाई जो भी एम्प्लॉय उसको यूज़ करेगा उसको सिखाना भी तो पड़ेगा कैसे चलाना है, कहीं वो कुछ गड़बड़ी कर दे। उसके बाद आखिरी में मेंटेनेंस, भाई इसमें रेगुलर अपडेट देने पड़ेंगे, कोई भी उसमें बग आ गया उसको फिक्स करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये उसका मेंटेनेंस हो जाएगा एक सिस्टम का। ठीक है, आती है आपके सब्जेक्ट की बात। एमआईएस है क्या, देखो एमआईएस एक इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डेट कलेक्ट, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को डाटा को कलेक्ट करता है, उसको स्टोर करता है, उसको फिर प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को। सिंपल सा मतलब ये है। ये मैनेजर्स की हेल्प करता है प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। एमआईएस जो है वो रो डाटा को कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जो कि बिजनेस में यूज होती है। समझ में आ गया। रॉ डाटा क्या होता है, बहुत सारे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, तो ये हो गया आपका रॉ डाटा। लेकिन अब उन फ़ोन नंबर के आगे नाम भी लिखे हुए हैं, ये थोड़ा प्रोसेस हो गया। उसके बाद उनके आगे ये भी लिखा है कि इस बंदे ने क्या खरीदा, थोड़ा और प्रोसेस हो गया। फिर उसके आगे ये लिखा है कि क्या क्या खरीदा, कितनी क्वांटिटी खरीदी, ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। क्या अब ये कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, पहले तो बस क्या था, सिर्फ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे, उसके बाद नाम भी आ गया, सब कुछ आ गया, डेटा कलेक्ट होता चला गया और वो प्रोसेस होता चला गया और वो आखिरी में जाके क्या बन गया, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बन गया। अब कंपनी उसको यूज़ कर सकती है। जो एमआईएस है वो यूज़फुल कैसे होता है बिजनेस में, देखो पहले ही बहुत आसान है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्लानिंग और कंट्रोल में हेल्प करता है, इन्हेंस करता है, सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये तो बहुत आसान है, बेसिक्स है। ठीक है, इसको पढ़ लेना और अच्छे से। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एमआईएस। एमआईएस का प्रोसेस क्या होता है, देखो एमआईएस वर्क्स थ्रू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू ये काम करता है। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक काम करता है, उसके अंदर एक, देखो जो मैंने अभी पढ़ा है ना आपको, एक एमआईएस एक बड़ी पिक्चर है, वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं कंपनी के अंदर। तो एमआईएस कैसे काम करता है, पहला डाटा कलेक्ट करो, जितना भी रॉ डाटा है जहाँ से मिल सकता है, जैसे कि सेल्स का डाटा, आपका प्रोडक्शन का डाटा, कस्टमर का रिकॉर्ड, ये सब। ठीक है, डाटा कलेक्ट हो गया। उसके बाद डाटा को प्रोसेस करो, उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करो, उसको समराइज करो, उसके चार्ट्स बना डालो। ठीक है, उसके बाद डाटा को स्टोर कर लो, भाई अपने कहीं डेटाबेस में स्टोर कर लो ताकि फ्यूचर में वो यूज़ हो सके। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन जनरेशन, उसके बाद उस डाटा को क्या करो, एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दो, मतलब कि डाटा प्रोसेस तो हो चुका है, उसको सब कुछ मिल चुका है, नाम वाम सब कुछ। ठीक है, अब क्या करो, जो आपने फ़ोन नंबर, पहले क्या था, सिर्फ फ़ोन नंबर था, नाम ये सब अलग अलग लिखा हुआ था, इस सब को प्रोसेस करके एक जगह पे जोड़ दिया, डाटा प्रोसेसिंग होगी, फिर इसको स्टोर कर लिया।
उसके बाद इंफॉर्मेशन जनरेशन, फिर इस सब का चार्ट बना लिया कि भाई इस कस्टमर ने ये बाय किया है, इसने ये बाय किया, तो उससे क्या पता चल गया कि भाई सबसे ज़्यादा डिमांड किस प्रोडक्ट की आ रही है। एक सब के सब एक प्रोडक्ट अगर सेम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए। इंफॉर्मेशन जनरेशन भी हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आप क्या करो, इस जो आपने इंफॉर्मेशन बनाई ना कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए, तो सब खरीद ही रहे हैं, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरी कंपनी में। जहाँ जहाँ आप मतलब ईमेल्स के थ्रू, मैनेजर्स को कर दो डिलीवर, ताकि अलग अलग लेवल पे, ताकि उनको क्या कर हो सके, डिसीजन मेकिंग में आसानी हो सके कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट पे फोकस करना है। उसके बाद फीडबैक एंड कंट्रोल, मैनेजर्स का रिव्यू ले लो, ठीक है। रिव्यू द रिपोर्ट एंड गिव फीडबैक, बेस्ड ऑन फीडबैक एमआईएस इज अपडेटेड, इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रेलिवेंसी, ठीक है। ये हो गया आपका फीडबैक और कंट्रोल। फीडबैक ले लो और उसको अच्छे से कंट्रोल करते रहो एमआईएस को, बस। अब आप एक एमआईएस सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, उसकी सक्सेस के लिए क्या क्या फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं, मतलब कि एक आप एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हो, उसकी सक्सेस में क्या क्या फैक्टर काम आएंगे। देखो, अगर टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होगा तो वो जो सिस्टम है वो अच्छा बनेगा। क्लियर ऑब्जेक्टिव, भाई ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर होगा कि हमें क्या बनाना है, क्यों बनाना है, कहाँ यूज़ होगा, तो क्या होगा, तो वो और अच्छा बनेगा, वो उसकी सक्सेस होगी उस सिस्टम की। यूज़र इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि जो उसको यूज़ करने वाला है अगर उसका भी पार्टिसिपेशन होगा, जैसे कि कोई एम्प्लॉय उसको यूज़ करेगा तो वो बता पाएगा कि भाई यहाँ यहाँ दिक्कत आ सकती है मुझे, ठीक है। गुड क्वालिटी डेटा, अगर डेटा जो है वो एक्यूरेट होगा, क्वालिटी डेटा होगा, टाइमली अपडेटेड डेटा होगा, तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और अच्छा बनेगा। स्किल टीम, एक स्किल टीम होगी तो वो क्या करेगी, पूरे डेटा को एनालाइज करेगी, उसके चार्ट्स बनाएगी, रिपोर्ट बनाएगी, उससे क्या होगा, और अच्छा एमआईएस डेवलपमेंट होगा, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग, यूजर शुड बी ट्रेन टू यूज द एमआईएस प्रॉपरली, ठीक है। एडुकेट बजट एंड रिसोर्सेज, ये सब। फेलियर, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि एमआईएस फेल हो सकता है आपका। टॉप मैनेजमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, पुअर प्लानिंग है, ठीक है। नो प्रॉपर प्लानिंग लीड्स टू डिले, कंफ्यूजन एंड अनऑर्गेनाइज डेवलपमेंट। अनक्लियर रिक्वायरमेंट, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, कि भाई एम्प्लॉय चेंज नहीं होना चाहते, पुरानी जो टेक्नोलॉजी, पुराना जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसे यूज़ करना चाहते हैं, नया यूज़ ही नहीं करना चाहते। इनएडुकेट ट्रेनिंग, उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, जिससे क्या होगा, वो सिस्टम फेल हो जाएगा। भाई वो जब अच्छे से ट्रेन ही नहीं होंगे तो कैसे यूज़ करेंगे। पुअर क्वालिटी डेटा होगा, टाइमली नहीं होगा, इनकम्प्लीट डेटा होगा, तो वो अच्छे से सिस्टम काम नहीं करेगा, ये सब। नेक्स्ट है एम आई एस, मैथड ऑफ एम आई एस इम्प्लीमेंटेशन। सो आपने जब एक सॉफ्टवेयर बना लिया, अब उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि आपकी कंपनी जो पहले वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही थी ना, उसको करो डिलीट और नया सॉफ्टवेयर डालो और बोलो कि इस्तेमाल करना शुरू करो। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। कट ओवर, ठीक है, जिसको कट ओवर कोल्ड टर्की भी बोलते हैं मेथड को। सो डायरेक्ट मेथड तो ये हो गया कि भाई पुराना जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे उसको डिलीट करो, नया सॉफ्टवेयर डालो और यूज़ करना स्टार्ट करो, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होंगे, सिंपल और क्विक हो जाएगा, ठीक है। बार बार दो सिस्टम पे सेम टाइम पे रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई रिस्क हो जाएगा, इफ़ द न्यू सिस्टम फेल्स ऑपरेशन स्टॉप, अगर नया सिस्टम एकदम से फेल हो गया, कोई गड़बड़ी आ गई, तो सबका सब कुछ फेल हो जाएगा। यूज़र फेस डिफ़िकल्टी इनिशियली, भाई तुमने पुराना सॉफ्टवेयर एकदम से डिलीट करके नया डाल दिया तो यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है उसको दिक्कत आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, बोथ ओल्ड एंड न्यू सिस्टम, वही है, पुराना सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं, नया सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, अगर उस बंदे को थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है तो जो डाटा है उसको पुराने सिस्टम पे डाल देगा और नए पे थोड़ा सीख साख के उस पे भी कर देगा, ठीक है। मतलब कि पैरेलली काम चल रहा है, एक इस सॉफ्टवेयर में भी डाटा डाल रहा है, उसमें भी डाल रहा है, इससे क्या हो रहा है, उसको दिक्कत नहीं होगी। भाई नए सिस्टम पे कोई भी दिक्कत होगी तो पुराने पे कर देगा काम को, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होगा, सेफ होगा, कोई नया सिस्टम फेल हो गया तो जो पुराना सिस्टम है वो काम करता रहेगा। और डिसएडवांटेज क्या हो गया, बहुत कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, ऊपर से डबल वर्क हो जाएगा, भाई पहले इस पे भी डालो डाटा, उस पे भी डालो, ठीक है, ये होता है। थर्ड है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, न्यू सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि जो नया सिस्टम है ना उसको स्टेप बाय स्टेप डालते हैं। जैसे कि पहले एचआर पे डालेंगे, फिर इन्वेंट्री में डालेंगे, फिर फाइनेंस में डालेंगे। ये नहीं है कि पूरी की पूरी कंपनी में सबके सॉफ्टवेयर जितने भी थे कंप्यूटर पे सबको डिलीट करा और नया सॉफ्टवेयर डाल दिया, नहीं। पहले एचआर डिपार्टमेंट में डाल देंगे, फिर फाइनेंस में डाल देंगे, फिर इन्वेंट्री में डाल देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, कम रिस्क होगा, ठीक है।
ईजी टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स प्रॉब्लम, ठीक है, हर एक फेज में उनको प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि अगर भाई एक ही बार में पूरे में डाल देंगे ना तो दिक्कत पता नहीं चलेगी, कहाँ कहाँ कैसी कैसी दिक्कत आ सकती है, कहीं भी कुछ भी हो गया तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? टेक्स मोर टाइम। भाई देखो, पहले उसमें डालेंगे उस एचआर में, डिपार्टमेंट में, फिर इन्वेंट्री में, फिर फाइनेंस में, तो ये सब करने से बहुत टाइम जाता है, बहुत वेस्टेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पायलट इम्प्लीमेंटेशन। इसका क्या है? मतलब कि न्यू एमआईएस इज इम्प्लीमेंटेड इन वन डिपार्टमेंट इन और वन लोकेशन फर्स्ट। मतलब कि एक डिपार्टमेंट या किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहले लगाया जाएगा, उसके बाद अगर वो सक्सेस हो गया तो आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि फेज्ड में और इसमें तो फ़र्क हो जाएगा। फेज्ड में क्या कर रहे थे? मतलब कि उसका एक सॉफ्टवेयर जो अपडेट था उसको उसमें एचआर में डाल लेते, फिर उसका जो सॉफ्टवेयर 2 अपडेट था उसको फाइनेंस में डाल लेते, फिर 1 और 2 फाइनेंस में आ गया। अब उसका सॉफ्टवेयर जो 3 अपडेटेड है उसको एचआर, इन्वेंट्री, फाइनेंस तीनों में डाल देंगे, तो इससे स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पूरे डिपार्टमेंट में एक ही बार में पूरा सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो आगे दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में डालते चले जाएंगे। लेकिन फेज्ड में क्या कर रहे थे कि मान लो उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम बनाया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे पहला पार्ट एचआर में डाल देंगे, फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो पायलट में आपको समझ में आ गया, एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे, किसी एक लोकेशन में डाल देंगे, फिर उसको अगर वो वहाँ काम कर गया तो आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है कि system analysis is the process of studying a system is in detail to understand how it work and identify what improvements are needed। मतलब कि जिस सिस्टम पे आप अभी काम कर रहे हो ना, उस सिस्टम को एनालाइज करना, सिंपल सा मतलब ये होता है, ठीक है। भाई जिस सिस्टम पे आप अभी काम कर रहे हो, अगर वो उसमें उसको एनालाइज करते हैं कि भाई इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या अपडेट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, सो ये सब ये होता है सिस्टम एनालिसिस। क्यों करते हैं? ताकि भाई नया सिस्टम आ सके, अच्छा सिस्टम आ सके, अच्छा सॉफ्टवेयर मिल सके, अच्छे से काम हो सके कंपनी के अंदर। की पॉइंट्स क्या होते हैं? करंट सिस्टम को एनालाइज करते हैं, वर्क फ्लो को, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, कहाँ कहाँ जो आप पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, इस सब को चेक करा जाता है। सिस्टम एनालिसिस ये होता है बस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। देखो आर्टिफिशियल हम सबको पता है, आजकल हर जगह ये यूज़ हो रहा है। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इज एन कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन। मतलब कि जो सोच सकता है, टाइम के साथ सीख सकता है और डिसीजन मेकिंग कर सकता है, हेल्प कर सकता है, इस सब को क्या बोलते हैं? एआई बोलते हैं। इट यूजेस टेक्नोलॉजी सच एज मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, robotics and expert system। AI system can analyze data, recognize pattern, predict outcome and automated task। ये सब AI यही होता है बेसिकली, जो खुद सीख सकता है, लर्न करता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, मशीन लर्निंग करता है, ये सब। अब इसका एप्लीकेशन बिजनेस के अंदर क्या क्या यूज़ है? देखो कस्टमर सर्विस, आप देखो चैटबॉट्स आ गए हैं, वहाँ आप कुछ भी लिखो तो वो चैटबॉट अपने आप आंसर देता है, ये आप यहाँ चले जाओ, ये देख लो, ये देख लो, ये सब, ठीक है। मार्केटिंग एंड सेल्स, एआई जो है वो मार्केटिंग और सेल्स में काम आ सकता है। एआई रिकमेंड प्रोडक्ट टू कस्टमर। भाई जो कस्टमर है वो कुछ देख रहा था प्रोडक्ट बार बार, तो एआई ने उस चीज़ को देखा कि भाई ये तो कोई सामान देख रहा है शूज से, क्लोथिंग से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा एआई, वो अपने आप कोई मार्केटिंग, कोई भी अपने कंपनी के प्रोडक्ट भेज देगा उसको, तो इससे क्या हो जाएगा? मार्केटिंग हो जाएगी, सेल्स में हेल्प हो जाएगी। फाइनेंस एंड बैंकिंग, तो एआई क्या करता है? वो डिटेक्ट कर लेगा फ्रॉड, ट्रांजैक्शन, भाई क्या क्या चीज़ें हो रही है, ट्रांजैक्शन की पूरी आईडी चेक कर लेगा कि भाई सही है, ट्रांजैक्शन हुई है, ऐसा कुछ। उसके बाद एचआर में हेल्प करेगा। एचआर में एक सॉफ्टवेयर होता है जो शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करता है रिज्यूमेस को, ठीक है। तो उससे क्या होगा? जो कंपनी है वो डालेगी कि भाई अगर ये रिज्यूम है, इसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, तो आप इसको शॉर्टलिस्ट कर देना, ठीक है। तो एचआर में ऐसे यूज़ हो जाएगा। ऑपरेशन और सप्लाई चेन में हो जाएगा, भाई इन्वेंट्री को कर देगा, ठीक है, मैनेज करेगा, डिमांड को प्रेडिक्ट कर लेगा कि भाई इतना सामान तुम्हारा बिकता रहता है, तो एक काम करो इस हिसाब से इन्वेंट्री मंगा लो। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर देगा। आपने देखा होगा एआई जो रोबोट्स होते हैं वो अपने आप काम करते रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। उससे क्या होगा? क्वालिटी भी अच्छी आएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। देखो डाटा जो होता है एकदम रॉ होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज डेटा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि
मैंने वही फ़ोन नंबर वाला एग्जांपल लेते हैं, मैंने बहुत सारे फ़ोन नंबर लिख दिए, क्या है ये फ़ोन नंबर है, तो इसका कुछ यूज़ है, कुछ भी यूज़ नहीं भाई, लिखे हुए हैं, ये भी नहीं पता किसके लिखे हैं, क्या नाम है क्या है, लेकिन उनके आगे नाम भी आ गया। अब उनके आगे क्या क्या सामान खरीदा ये भी आ गया, कितनी क्वांटिटी खरीदी ये भी आ गया, क्या प्रोडक्ट खरीदा ये भी आ गया। सो ये सब जब हमने बना दिया, ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। तो जो डाटा होता है वो रॉ होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल 200, 350 ये लिखा है ना, 200, 350, 500, जो डाटा होता है वो अनप्रोसेस होता है, ठीक है, यूज्ड एज इनपुट, ये सिर्फ इनपुट के लिए काम आता है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑर्गेनाइज डेटा होता है। हम क्या करते हैं, जितना भी रॉ डेटा होता है ना उसको प्रोसेस करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। जितना भी फ़ोन नंबर हमने कलेक्ट करे थे, जितने भी नाम कलेक्ट करे थे, जो सब कुछ कलेक्ट करा था, उस सब को अब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके हमने इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल जैसे कि पीछे लिखा हुआ था 200, 300, 350, 500, यहाँ पर एग्जांपल में क्या होगा, सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 500। अब हमें पता चल गया ना, पहले तो सिर्फ 200, 300, 400, 500 लिख रखा था, लेकिन अब क्या पता चला कि भाई ये सेल्स के नंबर हैं, सेल्स 200 से बढ़ के 500 हो गई है। तो ये क्या हो गई, ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। भाई आप डाटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, आप किसी को कुछ काम करते हुए देख सकते हो, तो आप ये देख सकते हो कि भाई ये बंदा इतना काम इतनी देर में कर रहा है, मैं लिख लेता हूँ, ये भी एक डाटा हो गया। आप इंटरव्यू से कलेक्ट कर सकते हो, लोगों से बात कर करके पूछ सकते हो चीज़ों के बारे में, ठीक है। क्वेश्चनर सर्वे हो गया, आप पीडीएफ बना देते हैं ना, वो एक फॉर्म बना देते हैं कि ये फॉर्म भर दो, जिसमें लिखा होता है आपका फेवरेट पिज़्ज़ा, फेवरेट रेस्टोरेंट, ये सब लिखा होता है। सो ये क्या होता है, क्वेश्चनरी सर्वेज होते हैं। डॉक्यूमेंट रिव्यू कर लो, जो पुराने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, मतलब पुराने नहीं, ज़्यादा पुराने नहीं, एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट है उनको रिव्यू कर लो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, ठीक है। ऑनलाइन डाटा कलेक्शन कर लो, ऑनलाइन आप बहुत सारे, जैसे कि ये था हाँ, वेब फॉर्म्स, ऑनलाइन एनालिटिकल टूल्स यूजिंग ईमेल्स, इन सब से क्या कर लो आप, डाटा कलेक्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंफॉर्मेशन, मैं बता चुका हूँ। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज एंड मीनिंगफुल डाटा। इट हेल्प मैनेजर अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्मेशन क्या है, रॉ डाटा जो है उसको प्रोसेस करके जो चीज़ें करी गई है मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट किया है, उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या होती है, भाई सिंपल है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, प्लानिंग में हेल्प होगी, कोऑर्डिनेशन हो पाएगा, कंट्रोल और मॉनिटरिंग हो पाएगी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प होगी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा जब हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होगी कि वो क्या चाह रहा है, कितना खरीदता है, वो कितने पैसे स्पेंड करता है। इन सब से क्या होगा, कंपनी को ओवरऑल हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। सो देखो, मैंने पहले पीछे कुछ चीज़ें स्किप करी हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा दी हैं, तो वो कर सकते हो आप, वो चीज़ें आसान है, वो पढ़ सकते हो, ठीक है, और देख के आपको पॉइंट्स में समझ ही आ रहा होगा। सो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इज अ प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम डिफरेंट अल्टरनेटिव टू अचीव बिजनेस गोल। वही डिसीजन मेकिंग करते हैं भाई, बहुत सारे चीज़ें लिखी होती हैं सामने, बहुत सारे मान लो एक काम को करने के 10 तरीके हैं, तो उसमें से क्या होता है, एक तरीका जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करना, ठीक है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हम क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स को, जो भी एमआईएस के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई होती हैं, जो भी डाटा कलेक्ट करके, डैशबोर्ड को रियल टाइम विजुअल डिस्प्ले, ठीक है, जो भी रियल टाइम यूज़ होता है ना, सेल्स का रिकॉर्ड होता है उसको देख के, स्टैटिकल मैथमेटिकल मॉडल्स जैसे कि फोरकास्टिंग मॉडल, ब्रेक इवन एनालिसिस, रिग्रेशन, इन्वेंट्री मॉडल। सो ये अलग अलग कुछ मॉडल होते हैं, इनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ करके हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस, जो कि मैंने बताया आपको, अगर 10% से सेल्स ड्रॉप हो गई तो क्या होगा। सो ये भी एक तरीके का टूल है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है। डिसीजन ट्रीज हो गया, सिमुलेशन हो गया, ठीक है। सो वर्चुअल मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारे जो टूल्स होते हैं ये यूज़ करे जाते हैं डिसीजन मेकिंग में ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। Next है structure of MIS. The structure of MIS describe how MIS is organized in a company to collect, process and deliver information. मतलब कैसे ऑर्गेनाइज करा गया है MIS ताकि वो डेटा कलेक्ट करे, उसको प्रोसेस करे, उसको डिलीवर करे इन्फॉर्मेशन को। सो इसके जनरली 3 लेवल होते हैं, ऑपरेशनल, मैनेजरियल, स्ट्रेटेजिक। ऑपरेशनल में जो डे टू डे ऑपरेशन हैंडल करते हैं वहाँ पर क्या होता है, टीपीएस यूज़ करा जाता है, जिससे कि क्या होता है, बिलिंग, पेरोल, अटेंडेंस, इन्वेंट्री अपडेट, ये सब रहता है,
ठीक है, इस सब का क्या रहता है, रिकॉर्ड रहता है। फिर मैनेजरियल लेवल, फोकस ऑन मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। सेकंड लेवल पे क्या होता है, इस सारे डेटा को, इन सब को यूज़ करके वहाँ पर एमआईएस रिपोर्ट, डैशबोर्ड, समरीज, ये सब यूज़ करा जाता है जिससे कि कंट्रोलिंग हो सके, डिसीजन मेकिंग हो सके, तो शॉर्ट टर्म की। ठीक है, एग्जांपल मंथली सेल्स, मंथली का जो सेल्स होती है इसकी कंट्रोलिंग। ठीक है, मंथली सेल्स रिपोर्ट बनती है, प्रोडक्शन रिपोर्ट बनती है। ठीक है, ऑपरेशन लेवल पे आपका पेरोल, इन सब की बिलिंग, इन सब का डेटा कलेक्ट होता है, फिर इस पे सेल्स रिपोर्ट और प्रोडक्शन रिपोर्ट ये सब बनता है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या होता है, हेल्प टॉप एग्जीक्यूटिव मेक लॉन्ग टर्म डिसीजन। ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं और जो भी नीचे से डेटा सब कुछ मिला होता है उस सब का यूज़ करके क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है इनकी, और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एमआईएस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, पीपल इन्वॉल्व होते हैं, हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर सर्वर ये यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करे जाते हैं, प्रोग्राम एप्लीकेशन सिस्टम, डेटाबेस यूज़ होता है, स्टोर डेटा, और प्रोसीजर रूल्स फॉर डेटा कलेक्शन एंड यूज़, नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम, सो एक नेटवर्क बनाया जाता है जहाँ जहाँ से वो डेटा कम्युनिकेट होता है। ये सब क्या होता है, एमआईएस के स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको सही लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इनकम टैक्स की वीडियो में जल्दी बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।